हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट क्या है? कितने पार्ट है इस क्वेश्चन के? 5 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? 140। तो हमें क्या करना है? 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है? 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक सम संख्या है, तो सम संख्या से ही विभाजित होगी, ठीक है। तो 140 में हम भाग देकर देखेंगे कि किसका भाग जा रहा है सबसे पहले। तो 140 में 2 का भाग जाएगा, आप लोग करके देख लेना, ठीक है। 140 में हम 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 70 बार जाएगा। अब 70 में किसका भाग जाएगा? 2 का जा रहा है, तो फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 2 3 6 और 2 5 10। अब किसका जाएगा? अब 5 का जाएगा, ठीक है। 2 का नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है तो सम संख्या का तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो 5 का भाग जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 5 7 35, 7 बार जाएगा। अब 7 में तो 7 का ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए? 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब लिखेंगे कैसे? तो 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। लिखने का तरीका क्या होगा? यही होगा। 2 इंटू 2, 2 बार है तो हम 2 के सुकेर लगा सकते हैं। 2 की सुकेर इंटू 5 इंटू 7, 2 की सुकेर लगा दें, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की सुकेर लगा दिया, ठीक है। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है? 156। तो सबसे पहले 156 में हम 2 का भाग लगाएंगे। तो ये क्या है? एक सम संख्या है, 2 का भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो 156 में हम 2 का भाग लगाएंगे। आप अलग से भाग करके देख लेना रफ में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 2 7 14 और फिर 1 बचा तो 2 8 16। अब किसका भाग जाएगा? फिर से 2 का भाग जाएगा क्या? 2 3 6 और 2 9 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 3 का भाग, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 9। अब किसका जाएगा? अब 13 में तो किसी का भी भाग नहीं जाएगा, खाली 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो खुद से और 1 से ही विभाजित होती है, अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो ये हो गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग लिख देना कि 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की सुकेर लगा दो, 2 की सुकेर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया 156 के अभाज्य गुणनखंड। आ रहा है समझ में? बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है? 3825। अब इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या इसमें। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 शेष बच गए तो 22 हो गई। तो 3 7 21, फिर 1 शेष बच गया तो कितने हो गए? 15। तो 3 5 15। ओके, अब फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 शेष बच गया, 3 5 15। अब किसका जाएगा? अब इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा अब 3 का भाग।
अब जाएगा इसमें 5 का भाग, 5 का कितनी बार जाएगा, 5 8 40, ठीक है। तो शेष कितने बच गए, 2, 25 हो गए, 5 5 25। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का तो नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, शेष कितने बच गए, 3, तो 5 7 35, ये 17 आ गया लास्ट में। अब 17 क्या है, भाज्य संख्या है, तो 17 में तो 17 का ही भाग जाएगा, ठीक है। तो अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 2 बार है तो 3 की सुकेर, इंटू में 5 × 5 ये भी 2 बार है तो 5 की सुकेर लगा दो, इंटू 17। तो ये हो गए 3825 के अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। तो चलिए अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, 5005। अब इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो अब इसमें भाग किसका जाएगा, 5 का ही जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, भाग देकर देख लेना आप लोग रफ में, ठीक है। यही आएगा 5 का भाग देने पर। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, विषम संख्या है, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 4 सम संख्या ये विषम है, ठीक है। 5 का भी नहीं जा रहा है यहाँ पर, यहाँ जाएगा 7 का भाग, ठीक है। तो 7 एकम 7, शेष कितने बच गए, 3, तो 30 हो गए, 7 चौक 28, फिर शेष कितने बच गए, 2, और ये एक 21 हो गए, 7 या 21। क्लियर। अब 143 में किसका भाग जाएगा, अब 143 में 2 का नहीं जाएगा, विषम संख्या है, 3 का भी नहीं जाएगा। अब इसमें जाएगा 11 का भाग, ठीक है। बाकी कोई भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 11 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो शेष कितने बच गए, 3, तो कितने हो गए, 33, तो 11 तिया 33। अब ये 13 है, 13 में तो 13 का ही जाएगा, अभाज्य संख्या है। क्लियर। तो अब आप लिखोगे कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं, 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर। चलिए अब है इसका लास्ट पार्ट, 7429। अब 7429 है, इसमें भाग किसका जाएगा सबसे पहले। अब इस संख्या में आप लोग रफ में करके देख लेना, 2 का नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाए, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 3 का ट्राई करके देख लो आप, क्या 3 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का तो जाएगा ही नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं। अब इस संख्या में आप लोग ट्राई करके देखना भाग किसका जाएगा, 17 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 चौके 68, 6 और 2 62, तो 17 तिया 51, अब हो गया 119। तो 17 के पाड़े में 119 कितनी बार आएगा, 17 7 119। अब इसमें 437 है, अब इसमें किसका भाग जाएगा, अब इसमें जाएगा 19 का भाग, कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, शेष कितने बच गए, 5, 57 हो गए, तो गुणितिया 57।
अब 23 में किसका भाग जाएगा, 23 में तो भाग जाएगा 23 का ही, ठीक है। तो ये हो गए 7429 के अभाज्य गुणनखंड। ओके, आप लोग ये भाग देकर देख लेना, रफ में ट्राई करना, ठीक है। तो आप लिखोगे अब 7429 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, चलिए अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, हमें जांच भी करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक फॉर्मूला है इनका, ठीक है। तो जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती निकालते हैं तो उनका एक संबंध होता है, ठीक है। दो संख्याओं के महत्तम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती में संबंध आप लोग नोट कर लेना। दो संख्याओं के महत्तम समावर्ती HCF को क्या बोलते हैं, मैस है यानी महत्तम समावर्ती, इसको बोलते हैं HCF, ठीक है। तथा लघुत्तम समावर्ती यानी LS, लेस है, ठीक है, लेस है, ये होता है LCF, HCF और LCM में संबंध। जब दो संख्याओं के महत्तम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि महत्तम समावर्ती यानी HCF इंटू LCM, लेस है, ठीक है, इंटू LCM बराबर होता है A इंटू B। A क्या होता है, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या A होता है, इंटू द्वितीय संख्या B होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ओके। अब इसी फॉर्मूले से हम खाली HCF का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यदि हमें खाली HCF ज्ञात करना हो तो इसी फॉर्मूले से हम HCF का यदि हमें मान ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला हम HCF को इस तरफ रखेंगे, पक्षांतरण करना आप लोग जानते होंगे। इसी एक फॉर्मूले से दो तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। तो HCF को हम इस तरफ रखेंगे बराबर A इंटू B अपनी जगह है, ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या आएगा, भाग में, ओके। ये तो HCF हो गया। अब हमें LCM ज्ञात करना हो तो LCM ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू B अपनी जगह है, HCF गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। आ रहा है समझ में। तो HCF यदि हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, LCM ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला ये होगा, और इनमें हमें संबंध ज्ञात करना हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है। HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। A और B क्या है यहाँ पर, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, 26 और 91। अब हमें क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 13 दूनी कितना होता है, 26 होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 13, 13 दूनी कितना हो गया, 26। अब 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, अब जो सेम है उसको
नीचे लिखेंगे, ठीक है, और जो अलग संख्या है इसको अलग लिखेंगे, ठीक है। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 13 7 कितना होता है? 13 7 91 होता है, तो मतलब 13 आ रहा है इसमें, तो 13 तो लिखेंगे इसके नीचे, 13 के नीचे 13, 13 7 91 होता है, तो 7 को लिख दो अलग। अब जो चीज कॉमन है दोनों में उसको एक बॉक्स के अंदर फिट कर दो, ठीक है। यानी इसके अंदर पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भी 13 है, दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भी 13 है, यानी 13 इन दोनों में क्या है? कॉमन है। जो संख्या कॉमन है इन दोनों में उनको एक डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर लिख लो, ठीक है। तो अब इसका HCF क्या होगा? जो संख्या दोनों में कॉमन है वो होती है HCF, महत्तम समावर्ती, ठीक है। और लघुत्तम समावर्ती कौन सा है? सभी में से एक एक बाहर निकलेगा, ठीक है। एक ये कॉमन में से तो एक संख्या बाहर निकलेगी, बाकी सभी संख्या, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लेस है बराबर, तो कैसे लिखेंगे? 2 है पहले, तो 2 लिख दो, इनटू, अब 13 इन दोनों में कॉमन है, तो 13 दोनों में से एक बार लिखेंगे हम, ठीक है। 2 × 13, फिर इनटू में ये 7, तो ये होता है एलसीएम, ठीक है। अब इन सभी को आप गुणा करवा दो, तो गुणा करवाने पर कितना आएगा? 14 को 13 से गुणा करवाएं, 26 को 7 से, ये हो गया 182, ठीक है। अब आप इसको गुणा करवाओगे तो ये आएगा 182। तो ये तो हो गया एलसीएम। हमें क्या ज्ञात करना है? HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करेंगे HCF, 26 और 91 का HCF बराबर, HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो अभाज्य गुणनखंड क्या है? दोनों में कॉमन संख्या हो, तो 13 और 13 इन दोनों में क्या है? कॉमन है, तो कॉमन में से एक आएगा, ठीक है, 13, तो HCF क्या हो गया? 13। अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है, ठीक है। तो जांच हम कैसे करेंगे? जांच करनी है हमें, ठीक है, HCF इंटू एलसीएम, कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम है, यानी HCF और एलसीएम को गुणा करवाएंगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो जांच करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अपनाना होगा, HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू B। यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाओगे जांच करने के लिए, ठीक है। अब HCF हमने कितना निकाला है? 13, तो HCF की जगह तो आप 13 लिखोगे, 13 इंटू एलसीएम, एलसीएम हमने निकाला 182, तो 182 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, A इंटू बी, मतलब A क्या है? पहली संख्या है, और B क्या है? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर? 26 इंटू दूसरी संख्या क्या है? 91। अब आप लोग इनको गुणा करवाओ। अब ये यदि बराबर है दोनों संख्याएं गुणनफल कराने पर, तो इसका मतलब हमारा क्या है? उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम 182 को 13 से गुणा करवाएंगे, ठीक है, 24, ये हो गया 2 8 1 6 और 6, ये हो गया 2366 बराबर। अब 26 को 91 से करवाएंगे, 26 को 91 से, ठीक है, तो 54 6 6 3 और 2, ये हो गया 2366। यानी HCF और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है? इसकी बराबर है, RHS और LHS, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है? 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, फिर करेंगे हम 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है। 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग जाएगा इसमें,
2 दूनी 4, फिर 2 5 10। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा क्या? 3 का जाएगा। 3 8 24, 1 बच गया, 3 5 15। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 आते 35, 17 में तो 17 का ही जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 510 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, खाली अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अब हम करेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा क्या? हाँ, 2 का जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, 1 बच गया शेष, 2 छिक 12। ठीक है, अब फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 में तो 23 का ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या 23। अब जो संख्या सेम है वो तो इसके नीचे लिखेंगे और जो अलग संख्या है उसको अलग लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 2 है तो इसमें 2 है क्या? ये रहा, तो 2 के नीचे 2। अब 1 2 बच गया तो इसको अलग लिख दो आप। ठीक है, 2 × 23 भी अलग लिख दो। अब इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो जो संख्या कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये बॉक्स के जो अंदर है ये क्या हो गया? HCF। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन है तो इसमें से एक बाहर निकालेंगे तो एक क्या होगा? 2 है कॉमन, तो 2 क्या होगा? यहाँ पर HCF होगा। ठीक है, तो अब हमें इसका 510 और 92 का LCM निकालते हैं। पहले LCM निकालने का तरीका क्या है? अब जो बॉक्स के अंदर बंद है कॉमन है तो इनमें से तो 1 2 बाहर निकालेंगे। इन दोनों में एक ही 2 बाहर निकालना है हमें क्योंकि ये दोनों कॉमन है। कॉमन में से एक हमने बाहर निकाल लिया इन दोनों में से। फिर 3 × 5 × 17 सभी संख्याओं को लिखना है। ठीक है, जो अलग अलग है। 3 5 17, फिर × 2 × 23। जो कॉमन है उनमें से एक निकालना है, बाकी सभी संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो ये होता है LCM। अब इन सभी संख्याओं को आप गुणा करवा दो। ठीक है, 15 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अब 60 को 17 से गुणा करवाओ आप पहले। ठीक है, तो ये आ गया 10। अब इसको 23 से गुणा करवाओ। ये 0 एक बार आए, 0 6 और फिर 0 3। अब 0 तो ये आ गया 0 6 4 3। तो अब ये LCM कितना आ गया? 23,460। तो ये तो हो गया LCM। ठीक है, अब हम निकालेंगे HCF। तो अब आप लिखोगे 510 और 92 का HCF, यानी मैं तो उसमें आवर्ते। तो HCF क्या होगा? ये होगा, इन दोनों में से एक 2 लिख दो आप अलग। ठीक है, ये क्या हो गया? HCF। अब हमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे जांच करने पर। जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला अपनाना होगा। कौन सा? HCF × LCM बराबर A × B। तो HCF हमने कितना निकाला है अभी? 2। तो HCF की जगह 2 लिख दो, इंटू LCM कितना है? 23,460 है, बराबर A × B। A क्या है? पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है? 510। तो A की जगह 510 इंटू B क्या है? दूसरी संख्या 92। ओके, अब इनको गुणा करवा दो आप। ये कितना है? 23,460 को 2 से गुणा करवाओ। 0 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया 46,920 बराबर। अब 510 को 92 से गुणा करवाना है हमें। ठीक है, तो 510 को आप 92 से गुणा करवा दो। तो 0 फिर 0 9 1 9 45 0 2 और ये 9 5 और 1 6 4 और ये कितना आ गया फिर? 46,920। मतलब HCF राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है?
LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है, 336 और 54। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 336 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो अब हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड, 336 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 छिक 12 और फिर 2 आठे 16। अब भी 2 का जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 साते 21 और अब जाएगा 7 का। तो ये हो गए 336 के अभाज्य गुणनखंड। जानते होंगे आप लोग, अब इनको लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हो गए 336 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें करने हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 साते 14। अब 3 का जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये हो गए 54 के अभाज्य गुणनखंड। अब जो संख्या ऊपर है और वो संख्या इसमें, तो जो संख्या सेम सेम है उनको तो नीचे रखेंगे, लिखेंगे। ठीक है, और जो अलग है उनको अलग लिख देंगे। ठीक है, तो 2 है, 2 इसमें भी है, तो 2 के नीचे 2 लिख दिया हमने। 3 बार 3 है, यहाँ पर एक ही बार 3 है, तो 1 3 इसके नीचे, 2 3 बच गए, इनको अलग लिख दो आप। अब ये चीज क्या हो गई, कॉमन, तो इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। ये भी क्या हो गई, कॉमन, तो इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर दो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 336 और 54 का एलसीएम। तो 336 और 54 का एलसीएम निकालेंगे हम पहले। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो कॉमन है इनमें से तो एक बाहर निकाल लो। अब जो चीज अलग बची इन सभी को लिख दो आप। ठीक है, कितनी बार 3 है, 2 बार, 3 बार 2 है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 में से एक बाहर निकालना है। ठीक है, इंटू 3। अब 7 अलग है तो 7 को लिख दो। अब ये 2 भी अलग है तो इनको लिख दो, 3 इंटू 3। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करके लिख दो आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48, फिर 3 तिया 9, 48 को 9 से गुणा करवा दो, 7 36, 36 और 43 हो गई। ये हो गया 432। 432 को 7 से गुणा करवाना है। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 21 और 1 22, फिर हासिल 2, तो ये हो गया 3024। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो अब आप लिखो 336 और 54 का एचसीएफ, यानी महतो समावर्ती। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, जो कॉमन है बॉक्स के अंदर है उनमें से एक बार निकालना है। तो कितने बॉक्स बने हैं इसमें, 2, तो इसमें से एक 2 बार निकाल लो, इस बॉक्स में से एक 3 बार निकाल लो। तो अब इनको गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो एचसीएफ कितना हो गया, 6। अब हमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो जांच करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी मैस है इंटू लेस है, महतो समावर्ती इंटू लघुत्तम समावर्ती बराबर होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए और बी क्या है यहाँ पर, ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है। ओके, अब इसमें मान रख दो। एचसीएफ हमने कितना निकाला है, 6, तो एचसीएफ की जगह 6 आएगा। एलसीएम हमने कितना निकाला है, 3024, तो 3024 बराबर ए इंटू बी। ए क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, 336 इंटू बी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, 54।
ठीक है, अब इनको गुणा करवा दूं तो 3024 को 6 से गुणा करवाना है। 6 चौक 24, ये आ गया 18 1 4 4 बराबर। अब 336 को 54 से गुणा करवाना है। ठीक है, तो 336 को 54 से गुणा करवाएंगे। 6 चौक 24, हासिल 1, 12 और 1 13। अब 5 से 15, 18 8 हासिल 1, 15 और 1 16, 4 4 8, तो ये आ गया 18,144। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर सही है। ओके, अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी टाइप का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका पहला पार्ट क्या है, 12 15 और 21। हमें इनका LCM और HCF निकालना है। ओके, तो हमें क्या करने होंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो आप लिखो कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड, तीसरी संख्या क्या है 21, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करो। उसके बाद हमें करने हैं 15 के, और उसके बाद तीसरी संख्या क्या है 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा, 2 3 6, फिर 3 का, 3 एकम 3। तो अब ये हो गए 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब इनको आप लिखो 2 × 2 × 3। ओके, अब 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 3 5 15, फिर किसका जाएगा 5 का। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 × 5, 3 × 5। तो 3 के नीचे 3 लिख दो, 5 अलग है तो इसको अलग लिख दो आप। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 में सबसे पहले भाग किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 7 21, 7 में तो 7 का ही जाएगा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 21 के, 3 × 7। तो 3 के नीचे 3 लिख दो, × 7 तो 7 अलग लिख दो, 7 है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब सेम वही तरीका है। 3 क्या है, सभी में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। आ रहा है समझ में। अब हमें क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 12 15 और 21 का LCM। LCM निकालने का तरीका क्या है कि सभी संख्याओं को गुणा में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और जो बॉक्स के अंदर है उनमें से एक को ही बाहर निकालना है, बाकी सभी संख्याएं लिखनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो 2 × 2 इन दोनों को लिख दो। अब बॉक्स के अंदर 3 है तो इनको एक ही बार 3 लिखना है। आ रहा है समझ में। अब बाकी जो बाहर बचा है उन सभी संख्याओं को लिख दो 5 × 7। अब इनको गुणा करवा के लिख दो आप। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 को 7 से गुणा करवा दो आप। ठीक है, 42, तो ये हो गया 420, 420 आएगा। तो ये तो हो गया इनका LCM। अब हमें निकालना है HCF। ठीक है, तो 12 15 और 21 का HCF। तो HCF निकालने का तरीका क्या होगा कि जो तीनों में कॉमन है, 3 क्या है, तीनों में जो बॉक्स के अंदर है इनमें से एक बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये 3 बाहर निकाल दिया, तो HCF क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, 17 23 और 29।
सबसे पहले हमें क्या करना है, 17 के अभाज्य गुणनखंड बराबर फिर 23 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद है 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो 23 के अभाज्य गुणन 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 के गुणनखंड होंगे 17 ही, 17 का ही भाग जाएगा 17 में। 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 आएगा। 29 क्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 17 × 1 लिख सकते हैं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 को लिख सकते हैं 23 × 1, 29 को लिख सकते हैं 29 × 1, तो मतलब अब इनमें कॉमन क्या हो गया, 1। जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो 1 लिख सकते हो आप, ठीक है, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनका 17, 23 और 29 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा इनका, 17 × 23 × 29, तीनों संख्याओं को अलग अलग लिखना है, ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करवा के लिख दो आप, ठीक है। तो 23 को 17 से करवाएंगे तो ये कितना आ गया, 391, ठीक है। अब 391 को करवाएंगे 29 से गुणा, पैंतीस फिर 2, आप लोग रफ में करके देख लेना गुणा, ठीक है। तो ये आ गया 11,339, ये तो आ गया एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा इनका, 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, हमने 1 माना है, ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा, 1। जहां कोई भी कॉमन ना हो उसका मतलब 1 है, आप 0 मत कर देना, ठीक है। तो ये हो गया इसका एचसीएफ 1, क्लियर। अब करते इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, 8 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 9 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 25 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम करेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जाएगा, तो 2 × 2 × 2, ये तो हो गए 8 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड, 3 का भाग जाएगा सबसे पहले, 3 × 9, फिर 3 एकम 3, यानी 3 × 3, सेम नहीं है तो अलग लिख दो आप, ठीक है। अब 25 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले भाग किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 5 25, फिर 5 एकम 5, तो 5 × 5, ये भी अलग है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, सेम वही कंडीशन है पिछले क्वेश्चन जैसी, ठीक है। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है आप यहाँ इसके गुणा में 1 लिख दो, इसके गुणा में 1 लिख दो, और इसके गुणा में भी 1 लिख दो, मतलब 1 मान लो आप गुणा में, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब इसका 8, 9 और 25 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो होगा जो सभी संख्या है इनको गुणा में लिख दो आप, ठीक है, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 × 3 × 5 × 5, सभी संख्याओं को गुणा में लिख दिया हमने, ये क्या है एलसीएम। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करवाओ आप, ठीक है। 4 4 दूनी 8, 8 × 24, 25 × 75, अब इनको गुणा करवा दो आप, ठीक है, 10 2 12, 2
0 10, तो ये आ गया 1800। तो ये तो क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ निकालेंगे तो 8 9 और 25 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो एक क्या है हमने बॉक्स के अंदर ले लिया, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ हमें दे रखा है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम होता है, उनके बीच जो संबंध होता है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी लघुत्तम समावर्ती इंटू महत्तम समावर्ती बराबर ए का मतलब है पहली संख्या, बी का मतलब है दूसरी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमें कि एचसीएफ 306 और 657, ये क्या है पहली और दूसरी संख्या है, बराबर 9, यानी एचसीएफ हमें कितना दिया है 9 दिया है यहाँ पर, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, खाली ऐसे। ठीक है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और जो पहली संख्या है वो क्या है ए क्या होती है पहली संख्या, तो ए हमें कितनी दी है 306 और बी हमें 657, ये है ए और बी। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। अब इसमें मान पुट कर दो, एचसीएफ हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, एलसीएम को इस तरफ रखेंगे, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ओके, ए इंटू बी ये अपनी जगह है, और जो एचसीएफ है यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ। पक्षांतरण करना जानते होंगे आप लोग। ठीक है, अब सूत्र में मान रखेंगे, तो सूत्र में मान रखने पर मान रखेंगे तो एलसीएम बराबर ए क्या है पहली संख्या 306, तो ए की जगह 306 इंटू बी की जगह 657 बटे एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 9, तो एचसीएफ की जगह लिख दो आप 9। अब ये 9 से कट रहा है क्या, 9 साते 63, 2 बच गया, 9 तिया 27, तो ये कितना हो गया 73। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 73। अब 306 को 73 से गुणा करवाओगे आप। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ गया 22,338। तो एलसीएम बराबर 22,338। ठीक है, इस प्रकार निकालना है हमें एलसीएम। ओके, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, ये सभी क्या होती है प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसका आप क्या लिखोगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 × 5, कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 × 5 नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है,
तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 1 बार 2×5 आना चाहिए। ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 1 बार 2×5 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2×5 नहीं आएगा, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2×3 होगा, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या है? 2×5 के रूप का नहीं है। ठीक है, अब यदि 2×5 के रूप का होता तो कितना होता? ये 10 होता। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? 2×5 के रूप का नहीं है, तो यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो अब आप क्या लिखोगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड 2×3 है। ओके, तो अब आप लिखोगे अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड 2×5 के रूप का नहीं है। अतः 6 प्राकृत संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यदि इसका एक गुणनखंड कम से कम 2×5 के रूप का होता तो ये क्या होती? 0 पर समाप्त होती। ठीक है, अब ये क्या है? 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती कौन सी है। आप लोग जानते हो कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। वो भाज्य संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। ठीक है, और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये तो भाज्य हो गई। अभाज्य संख्या होती है जिसके 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, जिसके 2 ही गुणनखंड हो। भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वयं व एक। ठीक है, जिसके 2 ही गुणनखंड हो, स्वयं व एक, तो ये होती है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये भाज्य संख्या है। क्यों है? तो हमें प्रूफ क्या करना है कि यह भाज्य संख्या तो जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। अब हमें बताना है कि इसके गुणनखंड हम प्रूफ करेंगे कि इसके गुणनखंड क्या है? 2 से ज्यादा है, तो यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या क्या दे रखी है हमें? 7 × 11 × 13 + 13, यही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 13 ये प्लस है। ठीक है, तो 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे? 13 बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे 13। तो 13 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 7 × 11 × 13 हमने कॉमन ले लिया। तो आप लिखो तो 1 लिखो या फिर ना ही लिखो। ठीक है, फिर प्लस 13 कॉमन है तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 13, 7 को 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 77। 77 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 77 ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस 1 आ रहा है समझ में? तो 13, अब 77 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर ये निशान ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा। ठीक है, 13 × 77 और 1 कितना हो गया यहाँ पर? 78। अब आप कहोगे कि इसके तो 2 ही गुणनखंड है। ठीक है, तो अब यदि आप यहाँ पर गुणा में 1 लगा दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए?
3 हो गए। तो यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो अब आप क्या कहोगे, अतः इसके गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यह भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार हम इस संख्या को करेंगे। ये संख्या क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब इसमें प्लस के बाद 5 है और यहाँ पर भी 5 है, दोनों जगह 5 है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। 5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 7 × 6। अब 5 कॉमन ले लिया तो इसकी जगह आप 1 लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5 बाहर आ गया, इंटू में 4, फिर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये प्लस का 5 है, 5 हमने बाहर ले लिया तो प्लस आएगा 1। अब यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है। ठीक है, गुणा में तो आप लिखो या ना लिखो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर 1 जुड़ेगा, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है। तो 5, अब इनको अंदर वाली संख्याओं को गुणा करवा दो आप। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 को 42 से गुणा करवा दो। ठीक है, 8 4, तो ये हो गया 1008, 1008 और प्लस का 1। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ेंगे, ये तो गुणा का निशान लगेगा, ब्रैकेट हटेगा, तो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 1009। तो अब ये 2 संख्या है, तो आप गुणा में 1 लगा दो, तो कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई, मतलब इसके गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। तो अब आप लिख दो, अतः यह भी भाज्य संख्या है, अतः यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, आया समझ में? चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। जैसे ये कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, वर्ताकार, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना होगा, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, और वर्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगा, 18 मिनट। ठीक है, और उसी वर्ताकार पथ पर रवि को कितना समय लगा एक चक्कर लगाने में, 12 मिनट। तो आप लिखो उसी वर्ताकार पथ में, उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो उसी वर्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, या रवि द्वारा लग गया समय, रवि को लगा समय,
तो रवि को कितना समय लगा? वर्ताकार मैदान के पथ पर एक चक्कर लगाने में रवि को लगा 12 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट। अब हमें क्या बताना है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 18 और 12 का। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा हमें। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 18 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 18, फिर 3 × 9 और 3 × 3, तो ये गुणनखंड क्या हो गया इसका? 2 × 3 × 3, यही होगा 18 का। अब उसके बाद है 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 का भाग जाएगा पहले। ठीक है, 2 × 12, फिर 2 × 6, फिर 3 × 3, तो 2 × तो 2 के नीचे 2 लिख दो। ठीक है, एक 3 है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी है, ये कॉमन है। ठीक है, तो 2 × 3 बचा क्या? 1 2 बचा, तो इसको बाहर लिख दो। अब इनको बॉक्स के अंदर बंद कर दो आप। बॉक्स के हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना ही नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है? कॉमन है, तो कॉमन में से हमें एक ही निकालना होता है एलसीएम में। ठीक है, तो अब हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 12 का एलसीएम बराबर, तो इन दोनों, ये जो कॉमन है दोनों में है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, इन दोनों में से हमें एक ही 2 बाहर निकालना है। ठीक है, अब इनमें से, इस बॉक्स में से एक ही 3 बाहर निकालना है, बाकी बाहर है इन सभी संख्याओं को लिखना है। तो 3 × 2, 3 × 2, तो गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 18 और 12 का एलसीएम 6 18 18 दूनी 36, तो ये कितना आ गया? 36 मिनट। तो अब आप क्या लिखोगे? हमें समय बताना था। ठीक है ना, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आप लिखोगे अतः सोनिया व रवि रवि 36 मिनट 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका जो ये प्रश्नावली 1.1 है, इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।